हरामखोर की पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन पूरी टीम से मेरा ये सवाल है कि क्या फिल्म का जो नाम है उसका कोई और विकल्प हो सकता था? उसकी एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं कि कल मैं ऑफिस में डिस्कस कर रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने बॉस को बोला हरामखोर, तो बोला अरे क्या बोल रहे हैं, तो बोले कि नहीं मुझे हरामखोर की जो सक्सेस पीसी है उसमें जाना है। सुबह जब मैं तैयार होकर यहाँ पीसी के लिए आ रहा था तो मेरी वाइफ ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो मैंने बोला हरामखोर, फिर बोले कि वो पीसी में मैं जा रहा हूँ। तो ये शब्द जो है थोड़े हमारे हिंदू जो सोसाइटी मतलब हमारा जो समाज है उसमें एक्सेप्ट, तो क्या यही एक टाइटल था, इसका कोई और विकल्प हो सकता था? हालांकि फिल्म सक्सेसफुल है। नवाज भाई पहले जवाब दे तो बातें। मैं दे दूं? हाँ श्लोक दे कोई बात। हाँ, तो आप यहाँ पे सॉरी लाइट है, पहली बार मैं कर रहा हूँ। हाँ तो एक तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये समझ में आपने बॉस से पहले बोला, फिर अपनी वाइफ से बोला, मैं दोनों जगह एक ह्यूमर देखा और आइस ब्रेक होना देखा। तो मुझे ये लगता है कि आपने जब फिल्म देखी होगी तो आपको कितने हरामखोर दिखे फिल्म में? फिल्म तो अच्छी है, उसमें नहीं, फिल्म में कुछ हरामखोर दिखे कि नहीं दिखे? वही नाम को टाइटल, फिल्म तो अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं। जो एक टाइटल एक पहला जो स्ट्राइक करता है, हाँ आदमी जो पहला दर्शक होता है वो टाइटल देखकर बहुत मायने रखता है, तो वो उस टाइटल को लेकर बात है। देखिए सर, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने फिल्म लिखी थी 4 साल पहले, हमने फिल्म शूट की है, 2012 में फिल्म शूट की, आज 2017 है, तो उस समय भी फिल्म का नाम हरामखोर था और आज भी फिल्म का नाम हरामखोर है। तो ऐसा नहीं था कि फिल्म बना ली, 2 साल तक फिल्म के साथ कुछ हो नहीं रहा तो चलो एक ऐसा नाम रखते हैं, सेंसेशन फैलाते हैं और हरामखोर रखते हैं। मुझे मेरे कैरेक्टर के साथ मेरी जो फिल्म है मुझे बहुत जस्टिफाई करता है ये हरामखोर नाम फिल्म के साथ। और श्याम टेकचंद हैं जो नवाज भाई ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो हरामखोर हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके गाल खींच के प्यार से हरामखोर बोला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि फिल्म के साथ बहुत जस्टिफाई है और मेरा कोई भी मकसद नहीं था कि लोगों को सेंसेशन पहुंचाऊं मैं। और अगर आप देखें, काफ़ी मतलब एक सेंसर बोर्ड की लंबी सी लिस्ट आई थी कुछ 2 साल पहले, जो वर्ड्स बैंड हैं उसके अंदर हरामखोर नहीं है। वो भी हमें खैर 2 साल पहले पता चला था, लेकिन हम लोग तो 4 साल से इसको वही बता रहे हैं। अगर आप हमारी फेसबुक पोस्ट भी देखें, हमने 2012 में जब शूट स्टार्ट की थी तब भी लिखा था हरामखोर शूट स्टार्ट्स, तो या वी हैव नाउ क्रॉस्ड, मतलब हमने पहले 3 दिन में 1 करोड़ बॉक्स ऑफिस क्रॉस किया था, एंड नाउ वी हैव क्रॉस्ड 1.7 है अभी हमारा एक हफ्ता। बट कमाई इज़ अ क्वेश्चन जो आप हम सबको बहुत आदत है ये सवाल पूछने की कि फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस किया। बट एक बॉक्स ऑफिस क्या सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस पिक्चर को डिफाइन करता है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी मंडे की जो फुटफॉल है वो फ्राइडे से ज़्यादा है, जो हमारी ट्यूसडे की फुटफॉल है वो मंडे से ज़्यादा है, जो हमारी वेडनेसडे की फुटफॉल है वो हमारी ट्यूसडे से ज़्यादा है। तो लोग आ रहे हैं, लोग ये पिक्चर देख रहे हैं और शो हाउसफुल जा रहे हैं और शो खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। आज हैदराबाद रिलीज़ हुई है पिक्चर, हैदराबाद पहले सेक्टर नहीं खुला था। तो ये वो पिक्चर है जो मतलब शुरू से लोग कह रहे थे कि रिलीज़ मत करो, बैन करो, चाहे सेंसर था, हमें कितनी तकलीफ़ें हुई हैं। आज हम आए और बिकॉज़ ये जिस बजट में बनी है और जो सबने सहारा दिया है ये फिल्म बनाने के लिए, एंड जिस तरह से ये पिक्चर आपस में बनी है, हमने जो अपने डिजिटल सेल्स कर ली उससे हम अपने पैसे पूरे कमा चुके हैं। तो ये सबका सब प्रॉफिट है, सो क्वेश्चन ये नहीं कि पिक्चर कितना कमा रही है, क्योंकि जो पिक्चर 3000 स्क्रीन पर आएगी, 4000 स्क्रीन पर आएगी और अगर उसमें 5-10% फुटफॉल है तो उसका वो 10% भी 5 करोड़ होगा। लेकिन अगर हमारी फिल्म में 20% फुटफॉल है तो वो 20% 40 लाख होगा, क्योंकि हम लोग 200 सिनेमा में आए हैं। और अगर आज आप हमसे पूछोगे 250 सिनेमा में, अगर आज हमसे पूछोगे कितना बॉक्स ऑफिस हुआ, तो 40 लाख एक दिन में इज़ नॉट एक्साइटिंग फिगर फॉर यू, मतलब बट इट इज़ ह्यूज फॉर अस, क्योंकि हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है देन एनीथिंग एल्स। तो ऑफकोर्स 4 करोड़ इज़ बिगर देन 40%, बट हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है सब जर्नलिस्ट से, चाहे हम लोगों ने मसान बनाई थी, हम लोगों ने जब लंच बॉक्स बनाई, जब हम लोगों ने शाहिद बनाई, या कुछ भी, अगर यही सवाल हमसे पूछा जाएगा कि बॉक्स ऑफिस कितना हुआ, तो हम लोग नहीं हैं 300 करोड़। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमने 1 करोड़ क्रॉस कर लिया और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ये फिल्म आपके लिए कितनी स्पेशल है और जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े अमाउंट
जो है डिमांड करते हैं, आपने 1 रुपये में काम किया, तो उस बारे में कुछ बताइए सर। ऑफकोर्स हर फिल्म स्पेशल होती है और ये स्पेशल इस मायने में है क्योंकि इसका जो प्रोसेस था एज एन एक्टर, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे प्रोसेस बहुत इंस्पायर करती है किसी भी फिल्म की। और मुझे ये उम्मीद थी कि जब हम लोग शूट करने जाएंगे तो बहुत ही ऑर्गेनिकली हम लोग शूट करेंगे इसको, मतलब इम्प्रोवाइज़ करेंगे सीन की रिहर्सल करके, और बहुत ही सेट पे जो प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही, जो श्लोक की प्रोसेस थी उससे मैं बहुत ही इंस्पायर था और मुझे मालूम था कि इसी तरीके से शूट होगी भाई, क्योंकि मैं श्लोक को पहले से जानता था एज ए डायरेक्टर। आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर अपने आप को ज़िंदा रखना पहले तो, कि वो एक्टर कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप संजो के लेके आते हैं बहुत मेहनत करके, और वो कभी कभी क्या होता है कि चकाचौंध में वो मिस होने लगता है। तो मैं इस तरह की फिल्म करके उस एक्टर को अपने वो खोने नहीं देना चाहता हूँ एक्चुअली। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर इस तरह की फ़िल्म करना, हरामखोर जैसी फिल्म करना। और जब एक्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक्टर जब कैमरे के सामने होता है ना, तो उसके सामने वो ये सोच के एक्टिंग नहीं कर रहा होता है कि बड़े बजट की या छोटे बजट की फिल्म है। तो आई थिंक जो प्रोसेस है वो आपको जैसे एक पतंग की थी मैंने, एक हरामखोर है, ये जो 2-3 फिल्में ऐसी हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है एक्चुअली एज एन एक्टर। जी, आप कमर्शियल सिनेमा भी कर रहे हैं और इस तरह के सिनेमा भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों ही सिनेमा में? एज एन एक्टर कोई डिफरेंस नहीं होता। एक 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 फॉर्म होती है, जैसे हम लोग जब थिएटर भी करते थे, एनएसडी में था मैं जब, तो हम हर तरह का प्ले करते थे। म्यूजिकल प्ले भी होता था, फार्स भी होता था, पारसी स्टाइल में भी प्लेस होते थे, रियलिस्टिक प्लेस भी होते थे, है ना। और जो लाइक मोलियर है, राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स थे, मोलियर, चेखव, स्टैनिस्लवस्की की जो मेथड एक्टिंग, ये वो फोक प्लेस भी करते थे, रामलीला भी करते थे। तो इस तरह के सारे प्लेस की आदत होनी चाहिए एक्टर को। एक्टर के लिए कोई मायने नहीं रखती कि भाई ये फिल्म बड़े बजट की है, कमर्शियल है। उसको एक टास्क दिया जाता है, जो डायरेक्टर उसको टास्क देता है, ये मेरा कैरेक्टर ही करके दिखाओ। अब वो उसकी कोशिश में जुट जाता है, उसको वो करना होता है, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से मैं सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना चाहता हूँ अपने, ये कितनी वायबल है, कितना चलेगी ये फिल्म, कितनी बड़ी हिट हो गई और ये 300 करोड़ के ऊपर चली गई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे एक्साइटमेंट इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे वहीं तक रहना चाहिए। आई थिंक शाहरुख खान सेड कि रईस के दौरान आपके साथ काम करते वक्त, क्योंकि आप इतने रियल स्पेस में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें अपने सीन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था आपको मैच करने के लिए, एंड ही गेव यू दिस कॉम्प्लीमेंट। ही सेड ही लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? शाहरुख से दिग्गज कहते हैं कि मैं Of course. मैं अपना किरदार को अलग तरीके से सोचता हूँ और अलग तरीके से करने की कोशिश करता था, लेकिन जब नवाज परफॉर्म करते थे मेरे साथ, किसी भी सेलिब्रिटी, बहुत सारे सिंगर के साथ हैं, तो मुझे अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच करने। मुझे भी अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच तो वो दिखेगा, वो केमिस्ट्री दिखेगी। एक्चुअली हम लोगों की प्रोसेस थी, जो टेक्स्ट था उसको उसके बिहाइंड जाने की, जो सब टेक्स्ट है उसको बोलने की, बिटवीन द लाइन, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी वो। नहीं, अभी तो कोई चांस है नहीं अभी। हरामखोर में है वो। नवाज भाई दिस साइड। नवाज भाई, रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया से मैं हमारी बात हो रही थी, उसी दिन इंटरव्यू मैंने भी किया था जिस दिन शाहरुख का इंटरव्यू था वहाँ पे। तो उन्होंने पहले आपको स्टोरी रईस की पहले आपको सुनाई थी, और उनका ये कहना था कि जब हमने स्टोरी सुनाई तो नवाज भाई ने बोला कि मैं कॉप्स जो पुलिस का रोल है वो करूँगा, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप लीड प्ले करें। अब आप अपने सोलो फिल्मों को भी चला पा रहे हैं, तो वाई यू हैव डिनाइड टू टेक द लीड रोल इन रईस? नहीं, एक्चुअली जब वो रोल मैं गैंगस्टर कर चुका था गैंग्स ऑफ वासीपुर में, तो मैं सोच रहा था अब कॉप का करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना एक्टर के लिए, गैंग्स के बाद थी ना वो फिल्म। तो और लेट मी टेल यू कि वो श्वेता जो हैं वो पहले उस पे काम राहुल के साथ काम कर रही थी, तो इन्होंने ही मुझे कॉल किया था सबसे पहले कि नवाज भाई राहुल ढोलकिया से मिलना है और इस तरह का एक रोल है ये। तो तब जाके नरेशन हुआ वो, और नरेशन में मैंने देखा कि कॉप का रोल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये करना चाहिए। तो उस वक्त पे नहीं बनी फिल्म, बट लेटर ऑन फिर बहुत बड़े उसमें बनी फिल्म। थैंक यू।
शाम के कैरेक्टर के लिए मैं जैसे मैंने बताया था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज और करके हमने किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे एक्टर, जैसे श्वेता है, मैं और जो बच्चे थे, हम लोग एक ही होटल में थे और वहीं पे हम रिहर्स करते थे। उसके बाद हम चले जाते थे उसको सीन को करने के लिए। तो ये जो श्लोक का जो ये स्टाइल जो था, और जैसे श्लोक ने भी बताया कि बहुत ही स्पॉन्टेनिटी इसलिए थी हर सीन में कि श्लोक ने जैसे कि हमें ये सीन इस तरीके से करना, अगर उस तरीके से नहीं हुआ, दूसरे तरीके से हो गया, तो वो भी ये नहीं कि स्टेज नहीं किया। और बहुत ही, अगर आप देखेंगे फिल्म को तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइज चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती आपको। क्योंकि फिल्मों में अक्सर होता है बहुत स्टेज्ड, फंबल भी नहीं होता, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलता। हमने वो सारे मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूँ। तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है, फंबल भी करते हैं आम लाइफ में, हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं हैं, ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं हैं कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। तो हमने अननोइंगली, मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारी मिथ तोड़ी हैं, भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे तोड़ी हों, बट हमने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीज़ें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा बोलता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ। ज़रूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूँ, मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी। और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था, वही प्रिपरेशन थी इसकी। नवाज भाई, Thank you. You had a question for Shweta. जी Shweta, do you think it's a good start? You know, you already done Masan and जी I've told you earlier, so you know, it is mentioned during the title, you're doing a debut in this film. जी Aramco. Do you think it's a good start? I- Post Masan and giving your debut title in the film Aramco, do you think it's a real debut of yours? देखिए हरामखोर, पहले तो मैंने अभी गुनीत को यही बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग हरामखोर की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले तो बिग बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, हम लोग यहाँ पे नहीं होते अभी। मेरे लिए हरामखोर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हरामखोर इज़ माई डेब्यू इन अ वे, क्योंकि मैंने सबसे पहली फीचर फिल्म जो शूट की है वो हरामखोर है। तो लेकिन सबसे पहली फिल्म जो बाहर आई वो मसान थी। तो अब टेक्निकली कौन सा डेब्यू है वो तो गुनीत बना पाएंगी, दोनों गुनीत ने ही प्रोड्यूस किए हैं। तो लेकिन दोनों फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हरामखोर का बाहर आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये श्लोक की डेब्यू है। इस फिल्म से मैंने बहुत सीखा है, बहुत ग्रोथ हुई है मेरी वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको मैं भाई नहीं बुला रही हूँ अभी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिपोर्ट कार्ड सो फार। नवाज भाई, बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? शक्तिमान की मैं बात करूं, अलग-अलग किरदार लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग, यू नो, और उन बच्चों के साथ चैट करना, उनके साथ वो डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन। बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है काम। मुझे डर रहता है बच्चों के साथ और जानवरों के साथ काम करना। सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ पे रिएक्ट कर देते ना, कुछ नहीं पता होता। और बहुत अनकन्वेंशनल होता है उनका परफॉर्मेंस। आपको कन्वेंशनल एक्टर का मालूम होता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉज लेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा, थोड़ा मालूम होता है। लेकिन बच्चे कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा, करते हुए तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। आप किसी, जैसे गाय को दिखानी है तो वो कहीं भी रिएक्ट कर देगी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है वो। तो बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ काम करना। गब्बर, बच्चों की, हाँ गुनीत बताएंगे इसकी। मैं बता देता हूँ कि कैसा रहा। गब्बर जो शक्तिमान आपने देखा है वो नवाज भाई लेके आए। नवाज भाई ने पतंग करके एक फिल्म की थी और उन्होंने उसको सेट के बाहर वो खड़ा रहता था और वो खाली हाफ पैंट पहनता था, ऊपर शर्ट नहीं पहनता था, नीचे कुछ नहीं पहनता, वो डराता था। हम लोग उसको गब्बर बोलते थे। और वहाँ से आए, नवाज भाई ने बोला देख यार एक बहुत कमाल बंदा है, छोटा सा बच्चा है, मुझे चक्कू भाई बुलाता है। नवाज भाई को चक्कू भाई बुलाता था वो। तो मैंने बोला नवाज भाई मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो जब वो आया तो वो ऐसे बैठा हुआ था हम लोगों से मिलने के लिए। मैंने बोला यार ये क्या बंदा है। तो हम लोग ने सोचा इसको क्या करें, हमने बोला इसको शक्तिमान के कपड़े पहना देते हैं। तो वो पूरी फिल्म में शक्तिमान की तरह घूमता है ना, वो इनसे डरता था, वो इनको सामू बोलता था और सब लोग सर बोलते थे, उनको सामू बोलता था। तो वहाँ से शक्तिमान आए। मुकेश हावरा जी ने कास्टिंग की वो दो छोटे बच्चों की, और नवाज भाई और श्वेता और नीलू जो हैं, जो इनकी मॉम बनी, और हरीश जी
वो मैं जिनको, हाँ त्रिमाला, मैं इन सबको जानता था, तो फ़ोन करना पड़ा और स्क्रिप्ट बतानी पड़ी कि सर करोगे प्लीज़। Before we move on to the next question, I'd also like to invite Jasleen Royal on the stage, who sung the beautiful Kidre Jama. Jasleen, please come up on the stage. हेलो हेलो, आ जाओ। एक बात और बोली थी आपने कि शाहरुख खान कई बार टेक देते हैं, लेकिन सलमान भाई सिर्फ एक बार आते हैं और एक ही टेक में वो फिनिश कर जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, कई बार नहीं देते वो टेक, वो भी एक ही टेक में ओके कर देते हैं। भाई मेरे से ये सब वो ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है एक टेक ओके हो गया, अब दोबारा फिर से कुछ और निकालते हैं चीज़ इस टेक में, वेरिएशन में, वैसा होता है। और भाई ये नहीं कि नहीं, आपने बोला भाई जो है तो एक टेक ही देते हैं, उसके बाद मना हाँ, भाई का ये है कि एक टेक हो गया ओके, अब दोबारा नहीं मांगने का है। नवाज भाई, अरे नवाज भाई, मैं ये कह रहा था कि रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए कि में आपने बेमिसाल अभिनय किया है, नेगेटिव कैरेक्टर निभाया है, लेकिन जब रियल लाइफ में आपको अगर निगेटिविटी होता है, मतलब आपके बारे में कोई खबर ऐसी होती है जो आपको दिल को अच्छी नहीं लगती, तो फिर कैसा महसूस होता है आपको एज अ सेलिब्रिटी, एज अ इंडिविजुअल? रियल लाइफ में ऑफकोर्स दुख होता है, कोई अगर नेगेटिव खबर आती है ना, दुख होता है। हालांकि मैं उसमें भी रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा दिखाता हूँ मैं बहुत आराम से हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, बट आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ। नवाज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं एक्टर बनने के लिए। जब भी मैं बात करता हूँ तो नवाजुद्दीन का नाम आ जाता है। तो आपकी जो संघर्ष की कहानी हरामखोर तक रही है, तो उन लोगों के लिए जो लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, नए चेहरे हैं और आपका एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खैर, मैं मैसेज देने को लायक तो अभी हुआ नहीं, मेरा भी शुरुआती है। अगर देखा जाए तो 2012 से मेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि तभी से मेरी फिल्में आनी शुरू हुई। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुजफ्फरनगर, नोएडा उस वेट से आ रहे हैं अब तक जी, और आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग। मैं तो देखो उन लोगों के लिए कुछ तो कहेंगे? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो लेके आते हैं अपने शहरों से, अपने बचपन से, वो चीज़ें संजो के रखें, क्योंकि वही यूएसपी होती है। अगर आपकी सफलता की बात करें तो आपकी इतने सालों में आपके सफलता के पीछे कौन रहा, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी कहाँ अपने आप को सफल मानता हूँ। मैं तो अभी शुरुआत है, अभी अगर अभी से अपने आप को मानने लगो कि मैं सफल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन आने लगेंगे दिमाग में। तो मैं नहीं मानता, मेरा काम है काम करते रहना। जब मैं काम करूँगा तो मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा। ये इस कॉन्फिडेंस से मैं आता हूँ, भले ही हो पाए ना हो पाए वो दूसरी बात है। नवाज भाई, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि लड़कियां पटाने के लिए आप पतंग उड़ाया करते थे और पतंग के माध्यम से मैसेज दिया करते थे। कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने आपको हरामखोर का टैग दिया हो? कौन कौन से जख्म को रोद रहे हो? नहीं, इज इट कभी ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि आपने किसी को सेट करने के लिए पतंग उड़ा के छत पे छोड़ दिया और पैगाम दे दिया आई लव यू? नहीं, मैं एक्चुअली पता क्यों एक्टर बना, मैं उधर से रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने कहा कोई ऐसा डिपार्टमेंट करते हैं जहाँ अपनी जो अंदर की वो पूरी भी हो जाए और ऐसा भी लगे कि लड़की पट भी गई। तो फिल्मों में ऐसे ही होता है ना कि प्यार भी, रोमांस हो रहा है, और रोमांस में मैं महसूस करने लगता हूँ कि वहाँ पे तो रियल लाइफ में तो हुआ नहीं था, मैंने चलो यहाँ हो गया, भले चाहे फिल्म में हुआ हो तो अच्छा है, ठीक है। एक एक्टर के तौर पे आपकी काफ़ी तारीफ होती है, तो क्या कभी दर्शक कभी आपको 6 पैक वाले रोमांटिक किरदार में भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में? अगर ऐसा कोई रोल मिला तो 6 पैक्स भी निकालूंगा। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। Somebody had a question for Shweta. Yeah, ma'am, just a second, I'll come back to you. वेब सीरीज़ का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप बरेली में भी बैठ के देख सकते हैं, बॉस्टन में भी बैठ के देख सकते हैं। तो वेब सीरीज़ की एक अलग टाइप ऑफ एपिसोडिक होता है। तो बट एज एन एक्टर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि मीडियम या फिल्म कितनी बड़ी है छोटी वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका किरदार क्या है और आप क्या स्टोरी क्या कह रहे हो, तो वो मैटर करता है। तो मेरे लिए एक्साइटिंग ये था क्योंकि मैंने मसान की शूटिंग बनारस में की है, हरामखोर की शूटिंग अहमदाबाद के पास एक छोटा सा टाउन था वहाँ की है, तो मुझे बाहर जाके शूट करना था। तो मेरी तमन्ना थी कि मुझे भी अब्रॉड जाना है, तो वो द ट्रिप करके जो वेब सीरीज़ है उससे हुआ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट।
लेकिन फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक्टिंग ही, प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं लेकिन एक्टिंग सेम रहती है. मैं खड़ी हूँ रास्ते पे बसते लदे सवालों के, कुछ बेरंग ख्यालों के. किधरे जावा लब्बा छावा तकदीरावा ना देन सलावा. किधरे जावा लब्बा छावा तकदीरावा ना देन सलावा. मुड़ अब घर को तू जा